नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत करता हूं। राज्य की भजनलाल सरकार को आज 3 महीने पूरे हो चुके हैं। ठीक 3 महीने पहले सीएम की शपथ हुई थी, जिसके बाद संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज बनाया गया। बिजली में आपको बता दें कि पहली बार 2.25 लाख करोड़ का एमओयू हुआ। प्रदेश में पानी को लेकर नई इबारत लिखी गई। ईआरसीपी और यमुना के पानी को लेकर एमओयू हुआ था, जो कि आम जन के लिए एक बड़ी सौगात थी। अपराधों की रोकथाम के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया। 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर को लेकर भी बात यहां पर सामने आई, देना शुरू किया गया। पेपर लीक माफिया पर शिकंजा कसा गया। इसके अलावा एक दिन पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार को सौगात देते हुए 2% डीए बढ़ाने की घोषणा कर दी। वहीं प्रदेश की जनता के हित में बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल डीजल से 4% वैट घटा दिया। तो पेट्रोल डीजल सस्ता कर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहला मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान पेट्रोल डीजल बड़ा मुद्दा बनेगा। इन सबके बीच सवाल उठते हैं कि बीजेपी इन फैसलों का कितना लाभ ले पाएगी। क्या ये फैसले बीजेपी की मिशन 2025 की राह आसान करेंगे? क्या केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों के काम प्रचार का हिस्सा बनेंगे? और इनसे भी बड़ा फैसला ये कि कांग्रेस इन फैसलों का मुकाबला कैसे कर पाएगी। आज की हमारी बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित होगी और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। और विसंगतियां ये थी कि जयपुर जिला, उदयपुर जिला, जोधपुर जिला, बीकानेर, गंगानगर, इसमें रेट का बहुत बड़ा अंतर था। राजस्थान में डीजल में लगभग 5 रुपए 28 पैसे का अंतर था और पेट्रोल में लगभग इतना ही अंतर था। ये विसंगति थी, किसी ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। हमने उस विसंगति को भी दूर किया है और वैट की दर में 2% हमने कमी की है। हमारा ये जो विसंगति, क्योंकि सबसे ज्यादा महंगा डीजल हमारे बॉर्डर के क्षेत्र में मिलता था, चाहे वो गंगानगर हनुमानगढ़ हो, जोधपुर जालौर हो, या हमारा उदयपुर का क्षेत्र हो या कोटा का क्षेत्र हो। वहां के हमारे जो पेट्रोल पंप थे, क्योंकि डीजल दूसरे प्रदेश से लाते थे तो उनकी भी सेल कम थी, तो हमने इसे देखते हुए और महंगाई से राहत देने के लिए हमने जिस तरह से सिलेंडर हमने 450 रुपए में किया था, वही मोदी जी की गारंटी हमने पेट्रोल डीजल की वैट दर 2% की कमी करने तथा ऑयल मार्केटिंग कंपनी द्वारा युक्ति संगत करने के फलस्वरूप प्रदेश में पेट्रोल में 1 रुपये 40 पैसे से लेकर के 5 रुपये 30 पैसे तक कम होगा पेट्रोल के अंदर। इसी प्रकार डीजल में 1 रुपये 34 पैसे से लेकर के 4 रुपये 85 पैसे तक कम होगा। जहां पहले ज्यादा था वहां कम होगा और उस विसंगतियों को भी दूर किया है और हमने डीजल पेट्रोल सस्ता भी किया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के
अनुरूप हमने 4% महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की है। इसमें 1 जनवरी 2024 से 50% महंगाई भत्ता देय होगा। पूर्व में राज्य कर्मचारी एवं पेंशनर को 46% महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। कांग्रेस नेता है अनुश्री शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत करता हूं। कृष्ण कुमार जानू है नेता बीजेपी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर हेमंत भाई गोयल राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले कृष्ण कुमार आप ही के पास आऊंगा। कृष्ण कुमार जी, जिस तरीके से खास तौर पर देखने को मिल रहा है कि अब चुनाव नजदीक आ चुके हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम कोशिशें हो रही हैं, वही कोशिशें कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, तमाम और पार्टियां भी करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम कम किए गए और साथ ही साथ डीए भी बढ़ाया गया है, कहीं ना कहीं बड़ी सौगात के रूप में लोग इसको देखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन विपक्ष भी इसको लगातार आड़े हाथ ले रहा है कि अब चुनाव नजदीक आ गए तो आप लोग ये कर रहे हैं। आपकी सबसे पहले प्रतिक्रिया चाहूंगा। जी, सरकार बने अभी 100 दिन पूरे नहीं हुए हैं। सरकार को अपना काम करने के लिए, काम स्टार्ट करने के लिए जितना समय चाहिए होता है उतना समय तो लगेगा ही। और सरकार ने 100 दिन से पहले जितने फैसले लिए हैं, मोदी जी ने जो वायदे किए थे लगभग पूरे करने की कोशिश की है। पेट्रोल डीजल से वेट कम करके शुरुआत कर दी है अन्य राज्यों के बराबर आने की। सिलेंडर जो है 450 में तय कर दिया है। 8 लाख कर्मचारी और 4.5 लाख के करीब पेंशन भोगियों को भी 4% डीए दे दिया है। अब विपक्ष अगर इसे चुनाव से जोड़ रहा है तो हमने तो हमारे 100 दिन के एजेंडे से जोड़कर काम शुरू कर रखा है। और 100 दिन पूरे होते होते हमारी जो प्राथमिक घोषणाएं थी, जो वायदे थे, जो गारंटियां थी, हम उनको पूरे करते नजर आएंगे। कानून व्यवस्था की दृष्टि से प्रदेश में जिस गति से काम हुआ है, पेपर लीक पर जिस प्रकार 500 से अधिक लोगों की सूची सामने आ गई है और एसओजी 60 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, ये इस बात का प्रमाण है कि बिगड़ी कानून व्यवस्था युवाओं को संतुष्ट करने के लिए और युवाओं के साथ हुई अन्याय की क्षतिपूर्ति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्य योजना पर काम कर रही है। और भजनलाल सरकार ने, चाहे वो महिलाओं के क्षेत्र में पुलिस की भर्ती में 30% से बढ़ाकर 33% करने की बात हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भत्ता 10% बढ़ाने की बात हो, सब प्रकार के क्षेत्र में काम बड़ी तेजी से किया है। और इस बात का प्रमाण है कि विपक्ष इसे केवल और केवल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। चुनाव तो आने ही है, राजस्थान की व्यवस्था ही ऐसी है। विधानसभा चुनाव के कुछ दिन बाद लोकसभा के चुनाव आते हैं, लोकसभा के कुछ दिन बाद नगर निकायों के आते हैं, फिर पंचायत राज के आते हैं। चुनाव तो इस देश में चलता रहता है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात विपक्ष क्यों नहीं स्वीकार करता? ठीक है, अनुश्री शर्मा लगातार बनी हुई है, उनका भी रुख कर लेते हैं। अनुश्री जी, जिस तरीके से अब तो बड़ी सौगात यहाँ पर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों ने ही दे दी है, किस तरीके से सौगातों को देख रहे हैं? अब तो खुशी के पल है कि अब सरकार काम कर रही है, लगातार सौगात दी जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए हैं, डीए बढ़ाया जा रहा है। देखिए प्रद्युमन जी, भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको बता दूं, जब से सरकार बनी है तब से अपने ही भ्रम में मदहोश होती जा रही है। जिस तरीके से इनका भ्रम चल रहा है, ये जो अपने कार्यगति की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए एक बार कि इन्होंने किया क्या है। महिला अत्याचारों को इन्होंने चुनाव में मुद्दा बनाया था, आज वही चीजें हो रही है, उनपे भी आज तक कोई रोकथाम नहीं लगी। रही बात पेट्रोल डीजल की, पेट्रोल डीजल के लिए मैं आपको बता दूं प्रद्युमन जी, आप डेली उस पे 10 पैसे 15 पैसे बढ़ा के आपने उस पे 10-15 रुपए बढ़ा देते हो और फिर अचानक से 2 रुपए कम कर देते हो, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जनता है, वो जनता सारी चीजें समझ रही है कि 10 पैसे 15 पैसे कभी 25 पैसे आप उस पे वेट बढ़ा रहे हो, एक साथ वो 10-15 रुपए एक्स्ट्रा हो रहा है। आज 2014 की बात ले लें, 2014 में क्या रेट थी, आज क्या रेट है। इन्होंने तो हरियाणा के बराबर भी रखने की बात कही थी। क्या हरियाणा की पेट्रोल दर और आज राजस्थान की पेट्रोल दर सेम है? बिल्कुल नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी तो खुद ही मदहोश होती जा रही है। अब आप श्रीकरणपुर के चुनाव की बात ले लें, जिस तरीके से जो ये अंधाधुंध अपने अंदर ही कार्य करते जा रहे हैं, चुनाव जीतने से पहले मंत्री बना दिए जा रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं जनता को कि हमें तो तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, हम तो खुद ही काम कर सकते हैं। तो जनता ने इनको पहले भी सबक सिखाया है और आगे भी सिखाएगी। ठीक है,
राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर हेमंत वाई गोयल लगातार बने हुए, उनका भी रुख करेंगे। हेमंत जी, आपसे पूरी विस्तार से चीज मैं समझना चाहूंगा। जिस तरीके से अब चुनाव नजदीक हैं, तो ऐसे में देखिए सीटों को लेकर लगातार रस्साकशी का माहौल देखने को मिल रहा है, उसी बीच ये बड़ी सौगातें भी दी जा रही हैं। अगर इसको दोनों ही पहलुओं से समझा जाए, पक्ष और विपक्ष के पहलू से अगर समझा जाए, तो जनता को कितना लुभा पाएंगे ये फैसले और विपक्ष के लिए कितने मुश्किल साबित हो सकते हैं? देखिए प्रलोभन जी, सरकार के किसी फैसले को चुनाव से जोड़ के नहीं देखा जा सकता। सरकार बन गई, सरकार गठित हो गई, तो काम तो करना है ना सरकार को। अगर काम नहीं करेंगे तो विपक्ष कहेगा कि सब सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार बदल गई, उसका सरकार प्रदेशवासियों को एहसास ही नहीं हो रहा है। हाँ, मेरा वही कहने का मतलब है कि विपक्ष इन बातों को कह रहा है कि विपक्ष कह रहा है कि चुनाव नजदीक है तो सरकार ने ये बड़ी घोषणा कर दी। हाँ, तो काम तो सरकार को करना है ना। और जैसा भी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, और हमने भी देखा है कि भाई सरकार ने 100 दिन की कार्य योजना बनाई और उस कार्य योजना में जिन मुद्दों को शामिल किया उस पर सरकार काम कर रही है। तो विपक्ष को तो ये खुश होना चाहिए, कांग्रेस को खुश होना चाहिए। अरे भाई, पेट्रोल डीजल की रेट कम हुई है तो उससे उनके भी पैसे कम लगेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि ये लाभ केवल बीजेपी के लोगों को मिलेगा, कांग्रेस के लोगों को नहीं मिलेगा। पैसा अगर कम हुआ है डीजल पेट्रोल पर तो उसके तो जेब तो सबकी जेब में पैसे कम खर्च होंगे, है ना। अब एक बात और देखिए ना आप कि रेटें ज्यादा थी, इसके अलावा रेटों में विसंगति थी। कांग्रेस के लोग इसको क्यों नहीं समझ पाए? कहीं पर रेट गंगानगर, जोधपुर वगैरह में रेट 5-5, 6-6 रुपए ज्यादा थी प्रति लीटर और भरतपुर में रेटें सबसे कम थी। तो ये जो विसंगति थी ना कि एक ही प्रदेश में एक जिले के लोगों को पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है, एक जिले के लोगों को पैसा कम देना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? कांग्रेस के लोग इस बात को क्यों नहीं देख पाए, क्यों नहीं इस विसंगति को दूर कर पाए? लेकिन अब भजनलाल सरकार ने विसंगति को भी दूर किया, पेट्रोल डीजल की रेटें भी कम करी। अरे साहब, पेट्रोल डीजल पंप बंद होने के कगार पर थे, पड़ोसी राज्यों से डीजल पेट्रोल की तस्करी हो रही थी और उसको आकर अगर सरकार ने 3 महीने में रेटिंग कम कर दी तो क्यों कोई गुनाह कर दिया क्या भाई? चुनाव तो होने हैं, चुनाव तो लोकसभा चुनाव के बाद फिर स्थानीय निकायों के चुनाव आ जाएंगे। तो ये बातें बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं है। अच्छी बात है, जनता को भी राहत मिल गई, पेट्रोल पंप व्यापारी भी राहत मिल गई, और इसके अलावा जो रेट ज्यादा होने की वजह से सरकार को राजस्व का घाटा हो रहा था क्योंकि बिक्री कम हो रही थी राजस्थान में डीजल पेट्रोल की, पड़ोसी राज्यों से तस्करी हो रही थी, तो अब सरकार का भी राजस्व की बढ़ोतरी होगी। 2% वैट कम किया है और जैसा कि आज मुख्यमंत्री जी ने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इसको और भी कम करने का प्रयास करेंगे और पड़ोसी राज्यों के बराबर ये रेटें करने का प्रयास करेंगे। तो मुझे तो लगता है कि ये बहुत स्वागत योग्य कदम है और विपक्ष के साथियों को भी अगर अच्छा कोई काम होता है तो उसका निश्चित रूप से स्वागत करना चाहिए, गलत काम होता है तो उनको अपना विपक्षी धर्म निभाना चाहिए, उसकी आलोचना करनी चाहिए। लेकिन केवल विरोध करने की वजह से या केवल विपक्षी धर्म को इस तरह से निभाया जाए कि हमें तो सत्ता पक्ष के हर एक में उपलब्धि का विरोध करना है, तो वो तो जनता सब देख रही है और जनता ने देखा है। लेकिन मैं कहता हूं अल्टीमेटली जनता को राहत मिली है, निश्चित रूप से राहत मिली है। ठीक है कृष्ण कुमार जी, जिस तरीके से लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अब 3 महीने सरकार को पूरे हो चुके हैं। 3 महीने में जो फैसले लिए जा रहे थे उससे कहीं ना कहीं जनता खुश होती हुई नजर आ रही है या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अब आने वाले समय में चुनाव भी हैं, उसके मद्देनजर भी ये फैसले और आपकी सरकार जो फैसले ले रही है वो भी काफी विशेष महत्व रखते हैं। अगर 3 महीने की स्थिति को हम समझना चाहें तो किस हिसाब से आप समझाएंगे कि क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि 3 महीने भले ही कुछ हो गए हैं लेकिन आप लोगों की तरफ से कुछ नहीं किया गया है, लेकिन जो दिख रहा है और जो आप लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया हम लोगों ने बहुत काम करके दिखाया है 3 महीने के अंदर ही। देखो, राजस्थान में जिस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति थी उसको दुरुस्त करने के लिए सरकार ने अपराध नियंत्रण के लिए 9,371 आदतन अपराधियों को चिन्हित किया है। सरकार ने 1092 जिलों के जो टॉप 10 अपराधी थे उनको डिफाइन कर लिया है। 646 इनामी अपराधियों को डिफाइन कर लिया है। 4,295 स्थायी वारंटी थे उन्हें चिन्हित कर लिया है
और 46 उद्घोषित अपराधी जो राजस्थान में थे और पकड़ में नहीं आ रहे थे, उनको चिन्हित कर लिया है। अपराधियों का प्लान राजस्थान से वापस शुरू हो गया है। जिस प्रकार अपराधियों को संरक्षण विगत सरकार दे रही थी, अब पुलिस की कार्रवाई जिस प्रकार एसओजी काम कर रही है, पेपर लीक के 500 से अधिक अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया है, 60 से अधिक गिरफ्तार हुए हैं। महिला उत्पीड़न का जो विषय आ रहा है, जिस प्रकार अपराध की राजधानी राजस्थान को बनाया गया था, अपराधी भागेंगे तो अपराध भी घटेंगे, ये तय है। और सरकार ने 100 दिन में इस बात को सिद्ध किया है और जनता को ये विश्वास दिलाने में कामयाब रही है कि हैट्रिक लगने वाली है। 25 की 25 सीट राजस्थान में लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। अनुश्री जी, अब आने वाले समय में चुनाव भी बेहद ही नजदीक आ चुके हैं, उसके मद्देनजर आप लोगों की तैयारी भी चल रही है, लेकिन अगर 3 महीने के कार्यकाल को हम देखना चाहें तो स्थिति आपके पक्ष में कैसी बनती हुई नजर आ रही है? जी देखिए प्रद्युमन जी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जनता इस बात को समझ रही है। अभी जो मेरे साथी ने, जो सीनियर है मेरे, उन्होंने एक बात कही कि हमने ये अभियान चलाया, वो अभियान चलाया। तो मैं बता दूं, हमारे ये सारे अभियान जो है वो हमारी सरकार के ही थे। जब कांग्रेस, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तब भी अपराधियों को चिन्हित किया गया था। जो सबके इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट्स भी चेक किए गए थे कि जो जिन अपराधियों को फॉलो कर रहे हैं उनको भी पकड़ा गया था, उनको भी डिटेन किया गया था और उन पर भी कार्रवाई की गई थी। तो अनुश्री जी, अगर इतना ही काम हुआ था, इतनी कार्रवाई हुई तो आप लोग चले क्यों गए? अनुश्री जी, कानून व्यवस्था की ये बात कर रहे हैं प्रद्युमन जी। आज जो कानून मंत्री खुद है, वो तो खुद ही वायलेशन कर रहे हैं अपने कानून मंत्री होने का। कल पूरे जोधपुर में विरोध प्रदर्शन हुआ, कानून मंत्री ने खुद ही स्वयं के बेटे को जोधपुर हाईकोर्ट में डबल एजी नियुक्त कर दिया, जो कि ना तो संवैधानिक रूप से सही है, ना नैतिक रूप से सही है। खुद ने, उन्होंने कानून मंत्री होने की शपथ ली थी। खुद बता दें कि कानून मंत्री अगर खुद अपनी शपथ का इस तरीके से वायलेशन करेंगे तो क्या वो प्रदेश में कानून व्यवस्था किस तरीके से संभालेंगे? जनता पूरी तरह इस बात को समझ रही है। कृष्ण कुमार जी बताइए। बताने की क्या बात है, अगर कानून मंत्री ने विधि विरुद्ध काम किया है तो उस विषय में सुधार होगा। और कानून मंत्री का बेटा डबल एजी नहीं बन सकता। अगर वो वकील है, मापदंड पूरे करता है, तो बेटा होने के अपराध की सजा भुगतेगा क्या? उसमें अगर योग्यता है तो बनना चाहिए। मेरा ये कहना है कि कानून मंत्री ने संवैधानिक तौर पे अपनी शपथ ली थी, उस शपथ का उल्लंघन है। बन सकता है, नहीं बन सकता, वो दूसरा विषय है, लेकिन जो कानून मंत्री ने शपथ ली थी, क्या वो संवैधानिक है, ये खुद बता दे। और ये खुद इस बात को मान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मदहोश हो चुकी है, उनको खुद को नहीं पता है कि वो क्या कर रही है, और आने वाले समय में ये रिजल्ट खुद देखेंगे इस चीज का। अनुश्री जी देखिए, बड़ा सवाल तो उठना लाजमी इसलिए हो जाता है कि जैसे आप कह रही हैं कि मदहोश अगर पार्टी हो गई है, आप लोगों ने बेहतर काम किया होता तो इस समय तो भारतीय जनता पार्टी को मदहोश होने का मौका ही नहीं मिलता। मौका तो आप लोगों ने दे दिया ना। जी बिल्कुल, इसका भी मैं आपको जवाब दे दूं। कहीं ना कहीं हो सकता है हमारी कमियां रही हो, लेकिन इसमें अगर मैं आपको बता दूं प्रद्युमन जी, 15 से 20 सीटें विधानसभा की ऐसी है जिसमें से हार का रेशियो 500 से लेकर 2500 तक का रहा है। इस स्तर पे हम आज भी काम कर रहे हैं। बहुत माइनर डिफरेंस था, इसको हम सुधारेंगे और आने वाले समय में अभी आपको लोकसभा रिजल्ट में ही दिख जाएगा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, कोई लिस्ट निकालने में देरी नहीं है। हम हमारे स्तर पे काम कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, और रिजल्ट है वो जनता भी समझ रही है, हम भी समझ रहे हैं और ये खुद भी समझ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अनुश्री जी एक खास बात यह है, अनुश्री जी इस तरीके से भी आपने बताया कि जमीनी स्तर पर काम चल रहा है। आज मैं कानून मंत्री की बात नहीं कर रही, आरसीए में देख लीजिए आप क्या हो रहा है, विधानसभा में वासुदेव देवनानी जी के बेटे को देख लीजिए क्या हो रहा है। अच्छा सुनिए ना, आप अभी कह रही थी कि लीजिए इनसे जवाब। जमीनी स्तर पर काम चल रहा है, मैं तुरंत जवाब लूंगा, लेकिन एक चीज आपको बता रहा हूं, जमीनी स्तर पर अभी आप जो कह रही थी कि हम लोग लगातार, कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनावों को लेकर जमीनी स्तर पर काम कर रही है। आपके पड़ोसी राज्य के ही मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, कह रहे थे वो भी कि जहां जहां राहुल गांधी के पैर पड़े वहां वहां बीजेपी सरकार आ गई है। जी देखिए, कटाक्ष तो आप कैसे भी कर सकते हैं, विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बार बार यही कहूंगी कि हमारा प्रयास निरंतर जारी है। हो सकता है बेशक जनता को समझने में टाइम लगे, लेकिन निश्चित तौर पर जीत हमारी होगी। ठीक है,
हेमंत भाई गोयल लगातार बने हुए हैं। हेमंत जी, तुरंत आपके पास लौटूंगा, लेकिन कृष्ण कुमार जानू जी, जिस तरीके से लगातार ये बात सामने आ रही है कि वो ये कहती हुई नजर आ रही है कि आपकी तरफ से कुछ खास ऐसे प्रयास पार्टी की तरफ से करे नहीं जा रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं अब जो पगड़ा है वो आने वाले समय में कांग्रेस पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा, यानी कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिस तरीके से आप लगातार कह रहे हैं कि 3 महीने के अंदर हमने बेहतर काम करके दिखाया है, तो विपक्ष इन चीजों को मानता क्यों नहीं है, या विपक्ष हर चीज का विरोध करने पर उतारू हो गया है अब? प्रद्युमन जी, भारत में विपक्ष की जो आदत है, आपने देखा होगा कांग्रेस ने नए संसद भवन बनाने का प्रस्ताव बनाया था, बजट डिजाइन किया था, और मोदी जी ने उसी संसद भवन को उनके लिए निर्धारित बजट से कम पैसे में बनाया। विपक्ष फिर भी विरोध कर रहा है। राजस्थान में जिस प्रकार कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए सरकार काम कर रही है, अब सीबीआई को किसी भी मामले में राज्य सरकार से अनुमति की जरूरत नहीं होगी। अपराध नियंत्रण के लिए जिस प्रकार से कानून का उल्लंघन गहलोत सरकार कर रही थी, केंद्रीय जांच एजेंसियों को राज्य में घुसने नहीं दे रही थी, उन सारी बातों का निदान इन 100 दिन में सरकार ने किया है, और बहुत तेजी से राज्य में अपराध नियंत्रण भी होगा, भ्रष्टाचार नियंत्रण भी होगा, और जिस प्रकार के ट्रैक पर कांग्रेस राजस्थान के शासन को लेकर गई थी, उसकी बजाय विकास के ट्रैक पर डबल इंजन की सरकार इस राज्य को लेकर जाएगी, और जनता का जो जनादेश 2 बार अतीत में 25 की 25 सीट इनकी सरकार रहते हुए हमें मिली है पिछली बार, इस बार भी पूरी 25 मिलने वाली है। आश्वस्त रहें, ये भी जनता इस विषय का संकेत दे रही है। हेमंत जी, जिस तरीके से लगातार देखिए दोनों ही पार्टी के नेता हैं तो अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे, लेकिन विश्लेषक आप हैं, आप बेहतर तरीके से चीजों को समझ सकते हैं। 3 महीने का कार्यकाल अगर सरकार का जानना और समझना हम चाहें तो आपकी नजर में किस तरीके से काम हो रहे हैं? देखिए प्रद्युमन जी, कांग्रेस के 4 साल तो होटलों में निकल गए। आप देखा ना किस तरह से इनके ही उप मुख्यमंत्री और इनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी अपनी ही सरकार को गिराने के लिए तैयार थे, और अशोक गहलोत को अपनी सरकार को बचाने के लिए होटलों में रात गुजारनी पड़ी, और फिर उनको कहना पड़ा कि सचिन पायलट नाकारा है, निकम्मा है, गद्दार है। इस तरह के शब्दों का मेरे ख्याल से राजस्थान की राजनीति के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री के द्वारा अपने ही सरकार के उप मुख्यमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का बोलना पहली बार मैंने तो सुना है मेरे इतने बड़े जीवन काल में। अब चूंकि अनुश्री कांग्रेस की प्रवक्ता बहुत युवा है, मेरी छोटी बहन है, उन्हें अभी तो नहीं पता क्या राजनीति में क्या क्या होता है। अरे भाई, जो 3 महीने में इस बीजेपी सरकार ने काम किए हैं ना, वो जो कांग्रेस की सरकार थी उसके लास्ट के 3 महीनों में वो काम इतने नहीं हो पाए, क्योंकि अगर सरकार ने पूरे 5 साल काम किए होते ना तो आज बीजेपी सत्ता में नहीं होती, कांग्रेस सत्ता में होती ना भाई। उन्होंने तो केवल लास्ट के 3-4 महीनों में काम किए, और तभी तो लास्ट के 6 महीने मान लीजिए आप, लास्ट के 6 महीने में काम किए। अब आप देखिए, सबसे बड़ा आज वोट बैंक है युवाओं का है, और अगर अशोक गहलोत सरकार में सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुए, भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, तो वो युवाओं के साथ हुआ। अरे खुद इनके मुख्यमंत्री जी ने, अनुश्री जी को याद होगा, बिरला ऑडिटोरियम में जब शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा होते थे तो उनको शिक्षकों से पूछना पड़ा कि क्या आपको तबादले के लिए पैसा देना पड़ता है क्या, तो वो तो डायरेक्ट अपने मंत्री पर हमलावर हो रहे थे। उनके खुद मंत्री की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया, और आरपीएससी संस्था, राजस्थान की सबसे प्रामाणिक संस्था, सबसे प्रतिष्ठित संस्था, प्रीमियम एजेंसी सरकार की, उस संस्था को उन्होंने बिल्कुल गर्त में ले जाके छोड़ दिया। आरपीएससी का चेयरमैन किसको बनाया? संजय क्षत्रिय को, जो सरकार गिराने के लिए मुख्यमंत्री जी को तमाम सूचनाएं उपलब्ध करवा रहा था, इसलिए उसको आरपीएससी का चेयरमैन बनाया। और 4 मेंबर कौन? गोपाल केसावत जेल में है, बाबूलाल कटारा जेल में, और संगीता आर्य और मंजू शर्मा उनको एसीबी पूछताछ कर रही है। अरे भ्रष्टाचार का जो तांडव कांग्रेस सरकार में हुआ, और कौन है मंजू शर्मा? कुमार विश्वास की पत्नी, जिन कुमार विश्वास ने राहुल गांधी को पप्पू नाम का शब्द सबसे पहले देश में दिया, उनकी पत्नी को राहुल गांधी, अशोक गहलोत ने आरपीएससी का मेंबर बनाकर उपकृत किया, और उसके बाद से कुमार विश्वास ने राहुल गांधी को पप्पू कहना छोड़ दिया। संगीता आर्य कौन है? संगीता आर्य वो है जो इनके 6 वरिष्ठ आईएएस को लांघकर जिनको चीफ सेक्रेटरी बनाया,
निरंजन आर्य को, उनकी पत्नी को इन्होंने आरपीएससी का मेंबर बना दिया, और निरंजन आर्य को जैसे ही वो चीफ सेक्रेटरी से रिटायर हुए उनको मुख्यमंत्री ने अपना सलाहकार बना दिया, और उसके बाद उनको सोजत से टिकट दे दिया। अरे किस तरह भ्रष्टाचार की चरम सीमा, सारी हद पार कर दी कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार की। और ये लोग बात करते हैं नैतिकता की, अभी ये कह रहे थे कि साहब कानून मंत्री के बेटे को डबल एजी बना दिया। अरे भाई मुझे एक बात बताइए, अगर कानून मंत्री का बेटा अगर प्रैक्टिस करता है तो वो प्रैक्टिस करना छोड़ देगा क्या? अगर वो अपनी योग्यता से कहीं अगर वो पद लेता है तो इसमें कहां मंत्री शक के दायरे में आ गया? आपके सारे लोग शक के दायरे में। अरे आपके पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट लाखों रुपए में नीलाम हुए हैं और इनके ओएसडी लोगों ने किए। और लोकेश शर्मा कौन है? इनका मुख्यमंत्री का ओएसडी रहा है ना। सबसे ज्यादा अगर आज हमलावर है तो कौन है? इनका खुद का ओएसडी लोकेश शर्मा है ना। वो तो हमेशा कहता है कि अशोक गहलोत ने क्या किया। आज सरकार को हरवाने का काम अशोक गहलोत ने किया, कांग्रेस को खत्म करने का काम अशोक गहलोत ने किया, और ये नैतिकता की बात करते हैं। कौन सी नैतिकता की बात करते हैं ये लोग? अब तो, देखिए ना, अच्छा, अब और बात वही आती है हेमंत जी कि अब आपसी मतभेद अगर खत्म हो जाएं तो स्थिति में थोड़ा सुधार आए। अब देखिए, अगर राजस्थान की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, वही गुटबाजी देखने को मिलती है कांग्रेस में। हरियाणा की अगर बात कर लें, वही गुटबाजी देखने को मिलती है। यूपी में इतनी गुटबाजी जरूर देखने को नहीं है, लेकिन इन 3 राज्यों में तो गुटबाजी बेहद ज्यादा है। नहीं, यूपी में तो इनकी पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। गुटबाजी कहां क्या करेगी? पार्टी खत्म हो गई वहां तो। अरे अमेठी और रायबरेली यूपी में है ना, क्यों अब राहुल गांधी वायनाड चले गए? अमेठी से चुनाव लड़के दिखाए ना। रायबरेली से चुनाव सोनिया गांधी ने क्यों नहीं लड़ा? क्यों राज्यसभा के रास्ते वो लोग सांसद बनना चाहती है, वो चुनाव लड़के दिखाएं, या फिर उनकी बेटी वहां से रायबरेली से चुनाव लड़के दिखाएं ना, अगर हिम्मत है तो। क्यों भी ये जनता की अदालत से भागना चाहते हैं? क्यों नहीं ये चुनावी मैदान से दूर भागना चाहते हैं? क्योंकि इनका अब अस्तित्व खत्म हो चुका है। और जब तक इस तरह के हालात इनके रहे, जब तक कांग्रेस के लोग गांधी परिवार की स्तुति गान बंद नहीं करेंगे, कांग्रेस रसतल में जाती रहेगी। अनुश्री जी बताइए। प्रद्युमन जी, मैं जहां तक समझ रही हूँ और जहां तक मैंने इस डिबेट को सुना है, हेमंत जी ने सिर्फ जो राजनीतिक विश्लेषण किया है वो एक तरफा किया है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो प्रॉब्लम है। मैं यही तो प्रॉब्लम है कांग्रेस के लोगों की। सुनना नहीं चाहते कांग्रेस के लोग। ये बड़ी प्रॉब्लम है कांग्रेस के लोगों की। इनका भी होता है। जो ये हमारी बात कह रहे हैं, इन्होंने कई बातें कह दी। आज मैं इनसे पूछ लूं, अभी मैं दोबारा वही कहूंगी कि कानून मंत्री का बेटा होना या प्रैक्टिस करना गुनाह नहीं है ना। मेरा उस बेटे से सवाल है। मेरा क्वेश्चन है, कानून मंत्री ने अपनी शपथ का उल्लंघन किया है, उस पर क्या जवाब देगी बीजेपी पार्टी? पहली बात ये। आज ये हमारे पे सवाल उठा रहे हैं, इनका विश्लेषण भी हमारे पे सवाल उठा रहा है। लेकिन आप खुद बता दें, जिस तरीके से कानून मंत्री के बेटे को ले ले, विधानसभा अध्यक्ष के बेटे को ले ले, भरतपुर की घटना मुख्यमंत्री के बेटे को ले ले, कि कलेक्टर खुद उनसे मिलने जा रहा है सर्किट हाउस में, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जनता को? ये घटना शायद इनको भी पता होगी, सबको पता होगी। तो पुत्र मोह से तो ये खुद बाहर नहीं आना चाह रहे हैं। आज अमित शाह जी के बेटे को ले लीजिए, जय शाह को बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने बैठे हैं। क्या विश्लेषण इन्होंने नहीं किया पूरा? तो आधे अधूरे विश्लेषण काम नहीं देते हैं। आज ये बात कर रहे हैं, हमने जो 70 साल किया है उसी को ये बन पा रहे हैं। आज हो सकता है इन्होंने जनता का ब्रेन वॉश कर दिया हो, लेकिन धीरे धीरे जो जनता है वो सब समझ रही है। क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? तो ये भी किया था कि श्रीकरण। अरे भाई, जनता समझ रही है ना, जनता समझ रही है, तभी तो आपको चुनाव में नहीं जिता रही है, तभी तो आप लोग मैदान से भाग गए ना। जनता तो समझ रही है ना अच्छे से। अच्छा ठीक है। अब 3 महीने की आप जो 3 महीने का जिक्र कर रही है ना कृष्ण कुमार जी, अब 3 महीने का आप एक बार लेखा जोखा बता दीजिए कृष्ण कुमार जी। सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं जहां पे पटवारी भर्ती परीक्षा हुई थी। अब देखिए, पेपर लीक की तो बात ही मत कीजिए आप। अब देखिए, पेपर लीक की तो बात ही मत कीजिए आप। आपकी सरकार में वो पेपर लीक हुए हैं। कहीं ना कहीं इनमें तो खुद में ही, और जिनकी जितनी अंतरकला, आज ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में अंतरकला चल रही है। अंतरकला होती तो सामने आती है, खुद अंतरकला आपकी पार्टी में सबसे ज्यादा। अनुश्री जी, पार्टी में अंतरकला की बात आप कर रही हैं। आप हरियाणा मध्य प्रदेश को छोड़िए, आप राजस्थान की बात कर लीजिए। ठीक है, कृष्ण कुमार जी बताइए। लोकसभा अध्यक्ष से लेके महिला
तो प्रधानमंत्री ने अभी क्या क्या ऐलान किया है? प्रधानमंत्री ने क्या कहा है अभी कि आने वाले जो साल हैं वो महिलाओं को सशक्त बनाने के साल रहेंगे? लोकसभा टिकट को लेकर आपने नहीं देखा बीजेपी ने कितनी महिलाओं को चुनाव मैदान में उतारा है? जी, कांग्रेस पार्टी को अपने प्रधानमंत्री के फैसलों पे भरोसा नहीं है। आपने देखा नहीं, सदन में राहुल गांधी ने उनके फैसले फाड़े थे। कांग्रेस में एक ही परंपरा है, एक परिवार की स्तुति करो, उसका अनुसरण करो, उसका महिमा मंडन करो। कांग्रेस आंदोलन भी करेगी तो जनता के लिए नहीं, पार्टी के लिए। आप मेरे को 10 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अभी के अभी इनके परिवारवाद पे पूरा महिमा मंडल गिना दूंगी। आज ये बात कर रहे हैं, इनके जो विश्लेषण है खुद बता देना। अनुश्री जी, अगर आपके विश्लेषण से जनता संतुष्ट होती तो मोहम्मद आपके पास होता। अच्छा, अब ठीक है, एक अनुश्री जी ठीक है, अहंकार को नहीं छोड़ पा रही है। ठीक है कृष्ण जी, आ रहा हूँ कृष्ण जी, आ रहा हूँ आपके पास कृष्ण जी, आ रहा हूँ आपके पास। अनुश्री जी, आपने जो अभी परिवारवाद का जिक्र किया, तो अगर एक सांसद का बेटा या बेटी सांसद बनते हैं तो वो अपनी काबिलियत से सांसद या सांसद का बेटा बेटी बन रहे हैं, या फिर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पिताजी सांसद है तो बेटा भी सांसद बन गया? काबिलियत होगी जब तो सांसद बना है, जनता ने चुना होगा जब तो सांसद बना है। निश्चित तौर पे परिवारवाद का सवाल, ये आपकी बात अच्छी है और यही मेरा जवाब है। निश्चित तौर पे काबिलियत है तभी बना है, लेकिन सवाल हमेशा इनका काम जब सरकार में नहीं थे तब भी विरोध करना था, आज ये सरकार में बैठे तो भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास उपलब्धि नहीं है गिनाने को। अच्छा, उपलब्धि पूछ लेते हैं, उपलब्धि पूछ लेते हैं कृष्ण। अच्छा ठीक है, अब तुरंत लौटूंगा। हेमंत भाई भी वेट कर रहे हैं, हेमंत भाई भी वेट कर रहे हैं, तुरंत लौट रहा हूं। कृष्ण कुमार जी, अब देखिए लगातार, ठीक है, लगातार देखिए अनुश्री जी यही कह रही हैं कि आपके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है, आप लोग हल्ला करते रहते हैं। 3 महीने की आप सब छोड़िए, पहले का छोड़िए, 3 महीने का आप गिना दीजिए क्या काम किया गया है, अभी सब साफ हो जाएगा। देखो, 3 महीने में हमने जो जो फैसले किए हैं, ईआरसीपी का जो फैसला है, यमुना से जल लाने का जो फैसला है, जिस प्रकार के फैसले, पेट्रोल डीजल की वैल्यू कम करने का फैसला है, केंद्र के बराबर 4% डीए देने का फैसला है, और ये सारी फेहरिस्त अगर मैं लेकर के बैठूं तो अनुसंधान से लेकर के, और जिस प्रकार के अवैध शराब के प्रकरण है, मादक पदार्थों की तस्करी के प्रकरण है, माइनिंग के प्रकरण है, बजरी माफिया के प्रकरण है और पेपर लीक के प्रकरण है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा है सरकार ने जहां विगत सरकार की विसंगतियों को सुधारने के लिए सार्थक प्रयास नहीं हुए हों। कांग्रेस केवल और केवल हंगामा करके जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता समझ रही है, इसीलिए लगातार हैट्रिक बनने की स्थिति बन रही है। ठीक है, अब 3 महीने का देखिए लेकर जो कानून रखा है, इतना तो 2-5 दिन में पता चली जाए। चलिए ठीक है, अब 3 महीने के लिए इतना बहुत है ना अनुश्री जी? ये भी और आप चाह रही हैं कि और काम हो? 3 महीने के हिसाब से तो काम कर रही है सरकार। इनका जो कार्य गति इतनी स्लो चल रही है, आज ये मेरे को बता रहे थे, इन्हीं की बात से याद आ गया, ये कह रहे हैं कि इन्होंने काम किया, तस्करी पे किया हो चाहे क्राइम पर किया हो, तो इन्होंने काम किया, उसके आंकड़े कहां हैं? आंकड़े खुद बता रहे हैं। आज ये हमको कहते थे कि अपराधों का प्रदेश बनाया हुआ है, तो हमने तो कार्रवाई किया, आप उसको अपराधों का प्रदेश कैसे कह सकते हो? यदि दूसरे राज्यों से तस्करी हो रही है, अपराध हो रहे हैं, अपराधी आके छुप रहे हैं, तो उनको तो अरेस्ट करने का काम हमने किया है, भगाने का काम तो किया नहीं। अरेस्ट करेंगे तो अपराध होंगे, उनको जेल में भी डाला है, सारे काम किए। अनुश्री जी, मैं आपको आंकड़ों की अगर आप बात कर रहे हैं तो अवैध शराब के आंकड़े बताऊं या मादक पदार्थ तस्करी के आंकड़े बताऊं? हमने इस सारे विषय में बजरी के मामले में, खनिज के मामले में 602 प्रकरण दर्ज हुए, 420 लोग गिरफ्तार हुए, 45,893 टन बजरी जब्त की गई है। अगर आप बात करें जी, अवैध शराब के 3,118 प्रकरण दर्ज हुए हैं, 2,921 गिरफ्तारियां हुई हैं और 2.40 लाख लीटर शराब जब्त की गई है। कौन से आंकड़े चाहिए अनुश्री जी आपको? सारे आंकड़े आप देखेंगे तो उपलब्ध है। आपको केवल और केवल सरकार की तरफ देखना नहीं, केवल राज्यों से जितनी तस्करी होती है वो तो ये 15 दिन के आंकड़े हैं, और हमारी सरकार में जब आंकड़े हमने बताए थे तब ये कहते थे कि अपराधों का प्रदेश बनाया हुआ है, हमने तो गिरफ्तारियां की थी उन लोगों की। आपकी बात पर हम लोग मान रहे थे, जनता को भरोसा नहीं है। गिरफ्तारी के बाद भी तस्करी तो फिर भी जारी थी। मामले ही नहीं हो रहे, मामले तो वही हो रहे हैं, लेकिन नेताओं की नजर में हो रहे हैं, उनसे रूपोश होते हुए हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप क्या कह रहे हैं अनुश्री जी? अब देखिए कुल मिलाकर बात वही हो जाती है, 90 दिन वर्सेस 5 साल में फर्क नहीं होता। 5 साल में आप तस्करी रोक नहीं पाए, 90 दिन में लगाम तो लगाने के प्रयास हो रहे हैं ना। हो चुकी है, आप कौन से विषय का पटाक्षेप करना बाकी रह गया अनुश्री जी? अनुश्री जी,
आपकी सरकार में आप कह रही हैं कि गिरफ्तारी की गई लेकिन फिर भी तस्करी नहीं रुकी। अब यहां तो महज 90 दिन ही हुए हैं, 90 दिन में प्रयास तो किए जा रहे हैं, अभी तो बहुत लंबा समय बचा हुआ है। देखिए, प्रयास के लिए बिल्कुल निश्चित तौर पे आगे का समय बताएगा, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चिल्ला रही थी, चुनाव में जिस तरीके से मुद्दा बनाया गया था, उस तरीके से बहुत स्लो प्रगति पे काम हुए हैं। चाहे इनके मंत्रिमंडल का विस्तार ले ले, चाहे जनता के हितों की बात ले ले, चाहे कुछ भी ले ले, बहुत स्लो तरीके से काम कर रही है और जनता कहीं ना कहीं इस बात को समझ रही है। जिस तरीके से इनके जो भारतीय जनता पार्टी में भी अंतर्कलह चल रही है, जिस तरीके से टिकट वितरण किए गए हैं, कई सवाल है, तो कहीं ना कहीं वो तो जनता सब समझ रही है। ठीक है, हेमंत भाई गोयल लगातार बने हुए हैं। हेमंत जी, अब लगभग 7 से 8 मिनट हमने दोनों नेताओं से बात कर ली, दोनों के विचार जान लिए, स्थिति क्या है वो जान ली। अब लगातार अनुश्री शर्मा ये कहती हुई नजर आ रही है कि 3 महीने में प्रोग्रेस जो है वो काफी स्लो है। प्रोग्रेस रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो काफी धीमी गति के साथ काम कर रही है सरकार। लेकिन वही दूसरी तरफ कृष्ण कुमार जी लगातार कह रहे हैं, उन्होंने पूरे आंकड़े गिना दिए, ईआरसीपी का गिना दिया, डीए का गिना दिया, गैस सिलेंडर के जो वादे हुए थे वो पूरे करने की बात कह दी, पेट्रोल डीजल में दाम कम हो गए, ये बात सामने आ चुकी है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए प्रद्युमन जी, पहले तो मैं जो कांग्रेस की प्रवक्ता मेरी बहन बैठी अनुश्री, उनको पूछ लूं कि भाई अभी फिर आप मेरे पर आरोप लगाएंगी, आप बता दें, मैं आपके फेवर में कुछ विश्लेषण कर सकूं तो अच्छा रहेगा। कुछ मुझे आप ऐसी उपलब्धियां बता दें 5 साल की, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि साहब राजनीतिक तो कांग्रेस के फेवर, तो आप पूछ लीजिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अरे भाई जितनी सारी भर्तियां हुई, पेपर लीक हुए, उन सब के मामले में कांग्रेस क्यों नहीं कुछ कर पाई? अशोक गहलोत सरकार क्यों नहीं कुछ कर पाई? अरे सचिन पायलट इन्हीं के नेता थे ना, उनको तो जयपुर से अजमेर तक की पदयात्रा करनी पड़ी थी, उनको तो आरपीएससी को डिसॉल्व करने की मांग करनी पड़ी थि ना, उन्होंने तो करी थी, उन्हीं के, इनकी पार्टी के नेता थे ना, बता दीजिए। अरे एक ही जाति के 18 थानेदार सेलेक्ट हो जाते हैं, ये किसके शासनकाल में हुआ? ये इन्हीं की पार्टी के नेताओं पर ये आरोप है ना, ये बता दीजिए। तो इनके लिए मैं क्या क्या बोलूं? एक देखिए, इतनी तानाशाही इनके शासनकाल में थी। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि एक वरिष्ठ पत्रकार राजस्थान के, उनकी जो सम्मान निधि पेंशन योजना थी, जो पत्रकारों को यह सरकार पेंशन देती है, वो पेंशन इसलिए रोक दी गई, उनका राज्य सरकार के द्वारा अधिस्वीकरण इसलिए खत्म कर दिया गया क्योंकि उन्होंने अशोक गहलोत के खिलाफ लेख लिखे थे। ये राजस्थान है, ये राजस्थान जहां पर अशोक गहलोत कहते हैं ना कि मैं गांधी हूं, मैं राजस्थान का गांधी हूं, वहां एक पत्रकार के खिलाफ इसलिए कार्रवाई की गई क्योंकि उन्होंने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के मामले में एक ऐसा विश्लेषण कर दिया जो अशोक गहलोत को खटकता था। ये हकीकत है राजस्थान के तथाकथित गांधी की। तो अब क्या विश्लेषण के लिए हम करें, कैसे करें? अरे भाई, आप लोगों ने, आपके पास लोकसभा के चुनाव निकट में है ना, आपके पास उम्मीदवार घोषित करने को नहीं है। आपके तमाम बड़े नेता, अगर आपने इतना अच्छा काम किया 5 साल, तो आपके तमाम नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी क्यों जा रहे हैं? कौन है लालचंद कटारिया? आपकी सरकार में मंत्री थे ना। कौन है राजेंद्र यादव? आपकी सरकार में मंत्री थे ना। क्यों जा रहे हैं छोड़कर? क्यों है ज्योति बिरला? क्यों महेंद्र सिंह मालवीय? अरे तमाम गहलोत के खास होते थे, खिलाड़ीलाल बैरवा, सचिन पायलट के आते हैं ना, क्यों सब छोड़कर जा रहे हैं? तो अब मेरी बहन कहेंगी साहब मैं तो राजनीतिक विश्लेषण बीजेपी के फेवर में करता हूं। अरे भाई मैं कैसे करूं? आपने इस राजस्थान को इतना पीछे कर दिया, इतना इस राजस्थान को नुकसान आपने पहुंचाया। मां बहनों की इज्जत हेमंत जी रोकना चाहूंगा 1 सेकंड। अनुश्री जी आवाज पहुंच रही है आपको? अनुश्री जी आवाज पहुंच पा रही है आपको? फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास लगातार जारी रहेगा। हेमंत जी, जिस तरीके से हम लगातार अभी जिक्र कर रहे थे कि आप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लगातार प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉइंट भी आपका ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस नेता सबसे ज्यादा ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं इस समय। अब दल बदल की राजनीति काफी तेज हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति अगर अब राजस्थान के हिसाब से समझना चाहे तो कांग्रेस आज खड़ी कहां पर है? देखिए, कांग्रेस तो इस समय बिल्कुल एक तरह से जीरो हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि 5 साल जो अदावत इनकी सचिन पायलट अशोक गहलोत में रही, 5 साल के बाद सरकार से बाहर चले गए, उसके बावजूद भी वो एक जाजल पर बैठने को तैयार नहीं है। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया। अरे भाई 7% गुर्जर वोट है, उन्हीं गुर्जर वोटों की बदौलत
2019 में अशोक गहलोत सरकार में आई थी, पूर्वी राजस्थान की बम्पर सीटें उनको मिली थी, लेकिन उसी सचिन पायलट को आज वो सरकार कांग्रेस उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहती, उनको दरकिनार करके उनको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया। ये अपने तमाम बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में रोक नहीं पा रहे। अब आप देखिए राहुल गांधी, अरे ये कोई इस समय कोई वो टाइम है क्या कि आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं? अरे इस समय लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने का वक्त है और आप न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। अरे आप न्याय पहले अपनी पार्टी को तो दिला दीजिए। आपकी पार्टी के नेता आपसे समय मांगने के लिए खड़े रहते हैं, उनको समय नहीं मिलता। अनुश्री जी, आप लोगों अब देखिए वही बात है, आप देखिए हेमंत भाई कह तो रहे हैं ना कि आपके नेता से मिलने के लिए नेताओं को समय नहीं मिल रहा है। एक तरफ अब चुनाव नजदीक आ गए हैं, आपके नेता पैदल मार्च निकाल रहे हैं। जी देखिए, ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल झूठी बात है कि नेताओं से मिलने के लिए समय नहीं मिल रहा है। रही बात पैदल मार्च की और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, तो ये आलाकमान की निर्णय है कि किस तरीके से हर सरकार का, हर पार्टी का अपना काम करने का तरीका होता है। कोई जनता से किस तरीके से मिलती है, तो सबका अपना एक रूट चार्ट होता है। न्याय यात्रा के जरिए अगर हमारे आलाकमान, हमारा शीर्ष नेतृत्व जनता से मिलना चाहता है, जनता से न्याय की बात करना चाहता है, तो इसमें मैं कोई गलत नहीं मानती। सबका अपना अपना तरीका और नजरिया है। कृष्ण कुमार जानू जी, अब देखिए हेमंत भाई ने लगातार ये कहा कि अब कांग्रेस के जो नेता हैं वो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। कुल मिलाकर आप लोग इस समय राजस्थान में मजबूत स्थिति में लग रहे हैं शायद। एक चीज और मैं बता दूं, अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी सशक्त है, मजबूत है, तो इनको कांग्रेस के कार्यकर्ता को या कांग्रेस के विधायक को अपनी पार्टी में लेकर टिकट देने की जरूरत कहां है? अगर ये खुद इतनी अपनी मदोशी में मस्त होती जा रही है, कार्य करती जा रही है, क्या इनके पास कार्यकर्ताओं की कमी है कि हमारी पार्टी से ले जाके और उनको टिकट दे रही है? ये नहीं, आना और ले जाने में फर्क होता है ना। प्रदुमन जी, अनुश्री जी कार्यकर्ता का तो यही काम रहा कि आप पहले भी दरिया बिछाते थे, आज भी दरिया बिछाओगे। नेता पहले भी इनके पास नहीं थे, आज हमारी पार्टी से नेता ले जाके इन्होंने आपने उसमें बिठा लिया। चलिए अब एक बार सुन लेते हैं कृष्ण कुमार जी को। आपकी पार्टी के नेता कांग्रेस छोड़कर भाग क्यों रहे? कितने मुख्यमंत्री छोड़कर भाग गए, कितने युवा नेता छोड़कर भाग गए? आप अपने घर को संभाल नहीं पा रहे, तो हम भाजपा पे लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनको जरूरत से ज्यादा दिया है। ये उनका अपना पर्सनल विषय है, क्या पता वो किसी चीज से, संस्था से या केंद्रीय एजेंसी से डर के भाग रहे हो, या फिर नागौर वाला कांड तो खैर सभी को पता है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। एजेंसी से अगर डर के भाग रहे हैं, नहीं, अगर एजेंसी से डर के भाग रहे हैं तो कुछ ना कुछ गलत किया होगा, जब भी भाग रहे हैं आपकी सरकार में रहते हुए, जब तो भाग रहे हैं ना। खुद के कार्यकर्ताओं की या खुद के नेताओं की कमी है कि हमारे ही पार्टी के नेताओं को ये उठा के टिकट दे रहे हैं? फिर तो कार्यकर्ता पहले भी जमीनी स्तर पे काम करता था, आज भी करेगा। कार्यकर्ता को मिला क्या? अच्छा, कितने % नेताओं को टिकट दे रही है, चलिए आप ये बता दीजिए। राहुल कसवा 2 बार का भाजपा का सांसद था, आपने टिकट दिया कि नहीं? अगर हमने दिया है तो आपने किया कि नहीं? तो इन्होंने जिस प्रकार की तोहमत आप पर हम पर लगा रहे हैं, पता ही नहीं है। ये तो सिर्फ एक ही नारा लेके चल रहे हैं, हमारी डबल इंजन की सरकार है। अगर डबल इंजन की इनकी सरकार है तो इन्होंने किया क्या, ये खुद बता दें। अगर कुछ नहीं किया होता तो बार बार सरकार में क्यों आ रहे हैं, ये तो बताइए आप। जनता ने आपको नकार दिया। अनुश्री जी, अगर कुछ किया ही नहीं है तो सरकार क्यों बन रही है बार बार? अच्छा ठीक है अनुश्री जी, ठीक है। अरे अनुश्री जी, आप सुनिए तो सही। अनुश्री जी, अनुश्री जी, आप ये कह रहे हैं कि भैया हमारे नेताओं को ये लोग बुला रहे हैं। अब संभावनाएं दोनों पार्टी की तरफ से खुली रहती हैं। बीजेपी ने हमेशा कहा है कि जो भी आएगा उसका स्वागत करते हैं, कांग्रेस भी यही कहती है। अब लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी खुद ज्वाइन कर रहे हैं, इसमें बीजेपी की क्या गलती है? राहुल कसवा को ये लेकर गए क्या, या खुद चला गया राहुल कसवा? हाल ही में राहुल साहब की बात है। जो लोग छोड़ के गए उनको भी जरूरत से ज्यादा दिया था, वो उनका खुद का पर्सनल राय है या उनका कोई स्वार्थ हो सकता है कि वो किसी एजेंसी से डर के भाग रहे हो या फिर किसी एफआईआर से डर के भाग रहे हो, वो उनकी पर्सनल राय है। लेकिन जिस तरीके से जो दोहरी बातें करते हैं, आज ये खुद भी हमारे लेके बैठे हैं। आज ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त होती जा रही है। आगे से ज्यादा तो हमारे नेता भर लिए इन्होंने, हमारी विचारधारा भर ली। अच्छा, तो फिर कृष्ण कुमार जी, कांग्रेस विचारधारा पे चल रही है क्या भारतीय जनता पार्टी? कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। अच्छा कृष्ण कुमार जी, देखो हेमंत बिश्व शर्मा, इनके यहाँ बेचारे को मिलने बुलाया
खिलाने में बिजी थे, हमने उसे मुख्यमंत्री बनाया। और इनके युवा नेता जो छोड़कर आए, चाहे माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया आए हैं, और इनके छोड़कर आए वो सारे हमारे पास नहीं आए। गुलाम नबी आजाद हमारे पास नहीं आए, और महाराष्ट्र में देवड़ा हमारे पास नहीं आए। बहुत लोग हैं जो हमारे पास नहीं आए, लेकिन इनको छोड़ के सारे लोग बात वही निकल के आ रही है कि जब हम सरकार में थे तब भी हमारा विरोध करते थे, आज ये सरकार में बैठे हैं तब भी हमारा विरोध कर रहे हैं। आज ये बता तो दे, कोई एक कागज तो लेकर आए होंगे कि इन्होंने किया क्या है, या ये चलो इनसे ये पूछ लीजिए कि ये करने क्या वाले हैं। अच्छा ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन एक चीज आप भी बताइए, हेमंत भाई ध्यान से सुनिएगा, आपसे फिर सवाल लूंगा। अनुश्री जी, अगर वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं किया होता तो इतनी बार सरकार बना लेते क्या ये लोग? जी देखिए, तो जनादेश है, वापस मैं बार बार एक ही बात कहूंगी आपको। रही बात सरकार की, तो सरकार का जो रेशियो आप देखेंगे 15 से 20 सीटें जो मैं आपको गिना दूं वो ऐसी है जिसपे हार का रेशियो सिर्फ 500 से लेकर 2500 तक रहा है। दूसरा टीमा भी इसी अंतर से हारा है। कोई बहुत बड़ा रेशियो नहीं रहा है विधानसभा चुनाव में। अब ये तो सीधा हार और जीत का फैसला है, रेस में से क्या फर्क पड़ता है? अंतर से हमारी हार हुई है, तो निश्चित तौर पर जो कमियां थी हमारी वो हमने स्वीकार की है और उसके लिए आगे काम करेंगे। ठीक है कृष्ण कुमार जी, हेमंत भाई तुरंत आपके पास आ रहा हूं। कृष्ण कुमार जी, आपके चेहरे पे बड़ी मंद सी मुस्कान आई थी जैसे मैंने इस बात का जवाब दिया, लेकिन जिस तरीके से लगातार अनुश्री शर्मा ये कह रही हैं कि उनकी पार्टी के लोग आप लोगों ने रख लिए, उनकी विचारधारा को आप लोग कॉपी कर रहे हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी जो राजस्थान में काम कर रही है वो कांग्रेस की विचारधारा पर काम कर रही है क्या? देखो, कांग्रेस के जो अच्छे लोग और राष्ट्रवादी राजनीति में विश्वास रखने वाले लोग थे, सब कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। जो परिवार की परिक्रमा में विश्वास रख रहे हैं वही कांग्रेस आई बेटी के हैं। आज जिस कांग्रेस की हम चर्चा कर रहे हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है, ना उसका चुनाव चिन्ह है, ना उसका विचार सिद्धांत है। ये इंदिरा गांधी की कांग्रेस आई को लेकर चल रहे हैं। परिवारवादी राजनीति केवल और केवल कांग्रेस से सीख कर इस देश के अधिकांश राजनीतिक दल, चाहे कश्मीर के पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे इनेलो हो, चाहे सपा हो, चाहे मायावती हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे उड़ीसा में पटनायक परिवार हो, चाहे महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार, शरद परिवार हो, सारा का सारा परिवारवादी तंत्र दक्षिण भारत का चल रहा है। इस देश में केवल और केवल लोकतांत्रिक राजनीति करने वाला कोई दल अगर पावर में है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है, जो किसी परिवार से नहीं, कार्यकर्ताओं से और संगठन से चलती है। बाकी सारे राजनीतिक दल परिवारवादी व्यवस्था से संचालित है। ठीक है हेमंत भाई, अब लगातार देखिए अनुश्री शर्मा जी ने काफी सारी चीजें यहाँ पर रखी, भले उनकी पार्टी की नेताओं की बात हो, कार्यकर्ताओं की बात हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति की बात हो, लेकिन स्थिति अभी क्या बता रही है? देखिए दिक्कत क्या है, कांग्रेस के लोग समझने को तैयार नहीं है, प्रवक्ता लोग कोई चीज समझने को तैयार नहीं है। अभी अनुश्री जी कह रही थी कि किसी भी नेता को राहुल गांधी ने मिलने से मना नहीं किया। ये महेंद्र सिंह मालवीय का बयान रिकॉर्ड पर है, उठा के देख लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं खड़गे साहब से मिला, खड़गे साहब ने कहा कि मैं तो आपकी कोई मदद कर नहीं सकता, आप राहुल गांधी से मिल लीजिए। राहुल गांधी ने मिलने के लिए समय नहीं दिया। एक बात। अब देखिए प्रमोद कृष्णम तो इनके इतने विचार वाले व्यक्ति थे, इतने इनके सीनियर नेता थे, सारे चैनल्स पर कांग्रेस का पक्ष रखते थे ना, वो बीजेपी में शामिल हो गए। और वो कहते हैं कि जब तक सृष्टि है, जब तक सनातन है, और जब तक सनातन है, जब तक नरेंद्र मोदी है। अब आप देखिए, अब ये कहते हैं साहब ईडी की डर की वजह से इनके नेता बीजेपी में जा रहे हैं। अरे भाई, ममता बनर्जी कांग्रेस से बाहर गई, वो किसके डर की वजह से गई? अरे शरद पवार कांग्रेस छोड़कर गए, वो किसके डर की वजह से गए? शरद पवार ने सोनिया गांधी के लिए विदेशी मूल का मुद्दा उठाया, उनको प्रधानमंत्री बनने से रोका, तब क्या बीजेपी ने ये काम करवाया था क्या? तो ये किस तरह की बातें ये करते हैं? अब ये तमाम, जब तक ये गांधी परिवार के स्तुतिगान नहीं छोड़ेंगे। अरे प्रणब मुखर्जी की बेटी निष्ठा मुखर्जी, वो कहती है कि प्रणब मुखर्जी कहते थे कि भाई जब तक ये गांधी परिवार को पीछे नहीं करेंगे। प्रणब मुखर्जी जैसे व्यक्ति की उपेक्षा कांग्रेस में हुई, कांग्रेस में G23 बनी, तमाम वरिष्ठ नेताओं ने एक अलग से दल बनाया। उस दल का मतलब केवल ये था कि वो कांग्रेस की बुराइयों को दूर करने के लिए बनाया, लेकिन अशोक गहलोत ने उनको भी अलग थलग कर दिया। अशोक गहलोत वो व्यक्ति है जिन्होंने गांधी परिवार की चमचागिरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और उसी वजह से कांग्रेस राजस्थान से खत्म हो गई और इस देश में से भी खत्म हो गई।
देखिए, हमारी चिंता ये है एक आम आदमी की हैसियत से, अरे भाई अगर विपक्ष नहीं होगा तो देश को नुकसान होगा, लोकतंत्र को नुकसान होगा, लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होंगी। लेकिन कांग्रेस समझने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के लोग इस तरह की बातें करते हैं, कभी कहते हैं साहब चौकीदार चोर है, कभी साहब इनकी मौजूदगी में राहुल गांधी मंच पर थे और लालू यादव इनके गठबंधन के साथी, वो कहते हैं कि साहब क्या नरेंद्र मोदी उनके सनातन होने पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। उस नरेंद्र मोदी पर जिसने रामलला का मंदिर बनाया, उस नरेंद्र मोदी पर जिन्होंने उज्जैन में कॉरिडोर बनाया, तमाम मंदिरों को आज किस तरह से उन्होंने पर्यटन के क्षेत्र में विकसित कर दिया, उस तरह की बातें ये लोग करते हैं। और मुझे तो लगता है कि अब रोज इनके नेता कांग्रेस छोड़ छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। अरे उनको मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, कांग्रेस का विलय कर दीजिए बीजेपी में। अशोक गहलोत कब ज्वाइन कर रहे हैं, सचिन पायलट कब ज्वाइन कर रहे हैं, बता दीजिए। अरे कभी भी ब्रेकिंग बन सकती है कि वैभव गहलोत ने भी पार्टी ज्वाइन कर ली, क्योंकि वो भी कृष्ण कुमार जानू जी लगातार हंस रहे हैं। कृष्ण कुमार जी, अब देखिए लगातार हेमंत भाई कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि विलय भी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं और बीजेपी लगातार सरकार बनाती हुई जा रही है। आप कह भी रहे हैं कि हैट्रिक भी होने वाली है। प्रद्युमन जी, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के अधिकांश विलय की जरूरत नहीं है। जिनको लगता था कांग्रेस में उनकी दाल नहीं गल रही, वो छोड़कर आ गए हैं। और राहुल गांधी के बारे में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मानते हैं कि वो हैं कांग्रेस में, लेकिन स्टार प्रचारक बीजेपी के हैं। वो पिच बना कर देते हैं और भाजपा उस पर बैटिंग करती है और सत्ता रिपीट करती है। इसलिए उनको अभी वहीं रहने दो, वो हमारी मदद वहां रहकर अच्छे से कर रहे हैं। अनुश्री जी, आने वाले चुनावों को लेकर तैयारी कैसी है आप लोगों की? अब देखिए कुल मिलाकर बातें बहुत लंबी हो चुकी हैं, लेकिन निष्कर्ष क्या निकल रहा है? देखिए, निष्कर्ष इस तौर पे निकला है, कांग्रेस पार्टी पहले भी जनता के बीच रह के काम कर रही थी, आज भी जनता के बीच रह के काम कर रही है। पहले भी हमारा जो कैंपेन था राष्ट्रीय स्तर पे भारत जोड़ो यात्रा का कैंपेन था, जिसपे पैदल यात्रा हुई थी। आज भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। जनता से निरंतर संपर्क किया जा रहा है, जनता की समस्याओं को समझा जा रहा है, ना कि जनता से झूठे वादे किए जा रहे हैं। हमारी योजना पे जब हमारी सरकार थी, हमने सारी योजनाओं पे काम किया है। आगे समय इनका देखने का है। जनता है, पढ़ी लिखी है, सब समझती है। हेमंत जी, जिस तरीके से लगातार अभी सबसे पहले जब चर्चा की शुरुआत हुई थी तो अनुश्री शर्मा जी ने कहा था कि हर वक्त 10-10, 15-15 पैसे पेट्रोल डीजल पर बढ़ाए गए, उसके बाद अब लोक लुभाव ने मौके देने के लिए 2 रुपये कम कर दिए गए हैं, उससे कोई राहत नहीं मिलेगी। अगर असल स्थिति में अगर हम समझना चाहें तो ये जो पैसे कम हो रहे हैं, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि और प्रयास करेंगे कि पैसे और कम हो जाएं, इससे अब जनता को राहत मिलती हुई नजर आएगी क्या, जो 2 रुपये में कमी आई है? देखिए प्रद्युमन जी, वर्तमान में डीजल पेट्रोल की रेटें सरकार नहीं बढ़ाती है। उन रेटों में परिवर्तन पेट्रोलियम एजेंसियां करती है। हाँ, जहां तक वैट की बात है, वैट सरकार लगाती है, तो सरकार ने 2% वैट राजस्थान में कम किया है प्रारंभिक दौर पर। इससे निश्चित रूप से करीब 5-6 रुपए का फायदा जनता को हुआ है। तो ये बातें तो अपन कांग्रेस अब चूंकि कांग्रेस का स्वागत नहीं कर सकती ना, क्योंकि अब चुनाव भी आ रहे हैं, तो कांग्रेस की मजबूरी है। वो भले अनुश्री जी अपने घर में उस पेट्रोल डीजल की रेट कम हुई है उसका फायदा उठाएंगी, लेकिन वो चैनल पे तो नहीं कह सकती ना, चैनल पर नहीं कह सकती वो। नहीं, अरे वो रेटें तो कम ज्यादा कंपनियां करती है, सरकार नहीं करती है। आपको ये बात समझनी चाहिए ना। और फिर आपकी सरकार ने ये रेट कम क्यों नहीं करी? आपकी सरकार ने वैट क्यों नहीं घटाया? आपकी सरकार में वैट ज्यादा था ना। तो ये इस तरह की ये बातें मत करिए, ये ना समझे की बातें हैं। चलिए ठीक है कृष्ण कुमार जी, आने वाले दिनों में क्या देखने को मिलेगा, एक बार कम शब्दों में जल्दी बता दीजिए। देखिए, टोटल रूप से अनुश्री जी को पेट्रोल डीजल कैसे घटता है कैसे बढ़ता है ये सिस्टम समझ में नहीं आया, इसलिए ये कहते हैं रोज बढ़ा देते हैं। सच्चाई ये अनुश्री जी अपनी बात को बोलिएगा, वेट, हाँ चलिए ठीक है। अब देखिए समय कम है, तीनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए।
तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर आरोप प्रत्यारोप जरूर लगे, 3 महीने सरकार को पूरे हुए हैं, इन 90 दिनों में क्या कुछ खास रहा वो भी हमने आपको बताया, क्या कुछ खास स्थिति बनती हुई नजर आई वो भी आपको बताया। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि अभी और पैसे कम होने चाहिए, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा, लेकिन वहीं बीजेपी लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि आने वाले चुनावों को लेकर हमारी तैयारी पूरी है, हैट्रिक लगातार हम लोग लगाने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में जनता क्या कुछ करके दिखाती है। फिलहाल बड़ी बहस में वीकली सिर्फ इतना ही। नमस्कार।